देश से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ट्रेड डील्स पर तेजी से काम कर रही है, लेकिन ट्रेड डील्स वाले देशों से एक्सपोर्ट में लगातार गिरावट देखी जा रही है। नीति आयोग का कहना है कि मार्च में लगातार तीसरी तिमाही में ट्रेड डील्स वाले देशों को भारत से एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। मार्च तिमाही में एक्सपोर्ट 7% घटा है। सर, क्या एफटीए फिर काम नहीं कर रहे हैं, असर नहीं कर रही है दवा? देखिए, विस्तार से अगर आप लोग बोनस के नियमित दर्शक हैं तो हमने पूरा अर्थन किया था और आपको बताया था कि भारत के एक्सपोर्ट की भीतरी चुनौतियां क्या हैं। और उसमें एक फंडामेंटल चुनौती ये है कि भारत जिन एफटीएस को इतने जोर शोर से, इतने गाजे बाजे के साथ करता है, बड़ी सफलता बताता है, उनके भीतर, उनके पीछे भारत की चुनौतियां और मजबूरियां दिखाई देती हैं। हम निर्यात बढ़ाने के लिए एफटीए करते हैं और आयात बढ़ाने लगते हैं। सारे के सारे एफटीए में ट्रेड डेफिसिट है। जो ताजा आंकड़ा भी नीति आयोग ने बताया है, उनमें ट्रेड डेफिसिट अप्रैल से जून के दौरान 60% बढ़ हो गया है। ट्रेड इंपोर्ट करीब करीब 10% बढ़ा है, जबकि एक्सपोर्ट 9% गिर गया है। तो हमने कोशिश की थी कि भारत का निर्यात बढ़े पर आयात बढ़ने लगता। फंडामेंटल वजह समझना जरूरी है। अगर अलग अलग आप एफटीए भी देखें, आसियान से इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट में गिरावट है। सीपा जो कि यूएई के साथ हुआ, जो सबसे चर्चित था, उसमें इंडिया ने थोड़ा बहुत टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ाया, लेकिन बड़े पैमाने पर गोल्ड का और बाकी चीज़ों का आयात हुआ ज़्यादातर। और बाकी जो पार्टनर हैं उसमें जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर है, इनके साथ भी यही स्थिति है। वजह यह है कि भारत के पास निर्यात की बैंडविड्थ बहुत छोटी है। भारत के पास निर्यात करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, जबकि आयात करने के लिए बेहद ज़्यादा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इन एफटीए के बाद से पहले ही इन देशों में जो कस्टम ड्यूटी के रेट्स हैं वो काफ़ी कम हो चुके होते हैं। तो भारतीय निर्यातकों को जो कटौती का फायदा भी मिलता है, मान लीजिए जो एफटीए का पार्टनर थोड़ी बहुत कस्टम ड्यूटी कम करता है, उसका भी फायदा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यहाँ कस्टम ड्यूटी की तरह पहले से ही काफी नीचे हैं, फ्लोर लेवल पर होती हैं। जबकि भारत में ये ड्यूटीज ऊंची हैं और एफटीए के तहत भारत को अपने टैरिफ को 0 पर या न्यूनतम लेवल पर लाना पड़ता है, तो उसका तत्काल फायदा वहां के इंपोर्टर्स को मिलता है। तो इसलिए एफटीए सुर्खियां बहुत अच्छी हैं, हेडलाइन बहुत अच्छी हैं, पर वास्तविकता में भारत एफटीए के जरिए व्यापार घाटा ही बढ़ा रहा है। अभी तक निर्यात बढ़ने के कोई संकेत नहीं दिखे। और ये केवल इन्हीं की बात नहीं, ये पिछले करीब करीब 1 दशक से ज्यादा समय से भारत के एफटीए की ये समस्या बनी हुई है। उसके बाद भी हम जो नए एफटीए करते जा रहे हैं, उनसे इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने हाल में जिन सुझावों का प्रस्ताव दिया है, उन पर बैंकिंग इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया आई है। बैंकिंग इंडस्ट्री ने कुछ सुझावों पर आपत्ति जताई है। इंडस्ट्री का कहना है कि रिजर्व बैंक को बड़ी ट्रांजैक्शन में देरी की व्यवस्था लागू करने के बजाय ट्रांजैक्शन के पैटर्न, लाभार्थी के खाते की पहचान और यूजर बिहेवियर के जरिए ट्रांजैक्शन की पहचान के लिए कदम उठाने चाहिए। उसके बाद ट्रांजैक्शन में देरी या उसे रोकने के कदम उठाए जाने चाहिए। रिजर्व बैंक ने इन सुझावों पर 9 मई तक भागीदारों की राय मांगी है। सर, इंडस्ट्री इस मुद्दे पर रिजर्व बैंक से क्या चाहती है? देखिए, वो फैसला जो आपको याद होगा, हम लोगों ने बोनस पॉइंट में डिस्कस भी किया था कि आरबीआई ने प्रस्ताव किया था कि जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से यूपीआई पे 10,000 रुपए से ऊपर के अगर कोई नया पेई ऐड हुआ है, जिसको तत्काल अभी जोड़ा गया है बैंकिंग अकाउंट में, तो उसे 1 आवर के डिले के बाद उसका ट्रांसफर किया जाना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी, ये आरबीआई का प्रस्ताव था जो उसने अपने चर्चा पत्र में रखा था। इसके अलावा जो ऑथेंटिकेशन के बाकी कंट्रोल थे, किल स्विच का प्रावधान किया गया था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन संदेहास्पद, संदिग्ध पाया जाता है और ऐसा लगता है तो उसे पूरी तरह बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कंपेंसेशन का प्रावधान था कि 25,000 रुपए तक के जो स्मॉल वैल्यू फ्रॉड हैं, उनकी जिम्मेदारी बैंकों को भी उठानी चाहिए और उसकी भरपाई करनी चाहिए। इस पर उद्योग की प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो उद्योग को सबसे ज़्यादा तो दिक्कत इस बात पर है कि ट्रांजैक्शन को डिले ना किया जाए। उनका कहना है कि इसके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी व्यवस्था लागू करते हुए ये देखना जरूरी है और इसकी व्यवस्था की जाए कि जो संदिग्ध खाते हैं उनमें इस तरीके के ट्रांजैक्शन ना किए जाएं और ट्रांजैक्शन लेवल रिस्क की एक स्कोरिंग की जाए कि कौन से अकाउंट्स, कौन से खाते, कौन से नंबर ऐसे हैं जहां जोखिम की संभावना सबसे ज्यादा है। अब ये फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई और बैंकिंग इंडस्ट्री के नजरिए में एक बड़ा फर्क है। दूसरा ये कि एक जो व्यवस्था म्यूल हंटर की व्यवस्था है, म्यूल अकाउंट्स पर, जिस पर भी चर्चा होती रहती है। बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जिनका जो बेनामी है या किसी दूसरे के नाम से खोले अकाउंट्स का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी जगह होता है। बैंकों ने कहा कि इस व्यवस्था का भी इस्तेमाल किया जाए और ऐसे अकाउंट्स को टारगेट किया जाए जहां दुरुपयोग होने की संभावना है। तो उद्योग पूरी तरह से फ्रॉड रोकने के आर्किटेक्चर पर, आरबीआई के आर्किटेक्चर पर सहमत नहीं दिखाई देता है। अंततः रिजर्व बैंक रेगुलेटर है, वो क्या फैसला लेता है इस पर निगाहें रहेंगी।
सरकार ने पश्चिम एशिया संकट की वजह से ग्रामीण वेलफेयर स्कीमों और इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रमों पर पड़ने वाले असर का रिव्यू किया है। रिव्यू में जानने की कोशिश ये की गई है कि पश्चिम एशिया संकट से ग्रामीण जनजीवन, घर और सड़क निर्माण और जल संरक्षण कार्यक्रमों पर क्या असर हुआ। साथ में ये जानने की कोशिश भी हुई है कि किसी स्कीम या कार्यक्रम को तुरंत सरकारी मदद की जरूरत तो नहीं है। सर, किन स्कीमों का रिव्यू हुआ और क्यों हुआ? ये एक महत्वपूर्ण खबर है आज की, और इस खबर से आप कई सारे संकेत लगा सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी सुरक्षा संबंधी चुनौती, युद्ध के कारण भारत के भीतर चलने वाली प्रमुख स्कीमों का रिव्यू किया गया। पहले तुम देखें कौन सी स्कीमों का रिव्यू किया गया। इसमें मनरेगा सबसे महत्वपूर्ण है, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका योजना है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है और जो वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट है। ये 5-6 स्कीमों का रिव्यू किया गया। ये रिव्यू इसलिए किया गया क्योंकि सरकार के भीतर ये बात महसूस की जा रही है कि अब इन सारी परियोजनाओं की लागत बढ़ने वाली है कच्चे माल की बढ़ोतरी के कारण। यानी सरकार उस आती हुई महंगाई की आहट सुन रही है अपनी स्कीमों पे असर के तौर पर, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं और आगे हम और विस्तार से करेंगे क्योंकि यहीं से वो चीज शुरू होती है। ज्यादातर ये सारी स्कीमें निर्माण से जुड़ी हुई हैं और इन सब में कच्चे माल की कीमतों में या इनमें बढ़ोतरी हुई है। सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में हम बता चुके हैं। सरकार 2 वजह से इसकी रिव्यू कर रही है, एक तो इसकी बढ़ती हुई लागत और दूसरी ये कि जो सप्लाई है वो अवेलेबल है कि नहीं है। संकेत भी माना जा सकता है कि अगर इसमें कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं शायद जिनके बजट में आने वाले दिनों में कटौती की जा सकती है या उन्हें रोका जा सकता है। बीते 2 महीनों में सरकार की में अगर आप मार्च और अप्रैल के महीने में देखें, खासतौर से मार्च और अभी तक सरकार के कोई कंस्ट्रक्शन के बड़े काम नहीं हुए। ताजे जो आंकड़े आए उसमें सड़कों का आदि के निर्माण के कार्य लगभग रुके हुए हैं क्योंकि लागत में बड़ी बढ़ोतरी होती दिख रही है। तो अब सरकार अपनी स्कीमों में भी महंगाई के झटके के लिए तैयार हो रही है। क्या ये इन स्कीमों के बजट में बढ़ोतरी की जाएगी या कटौती की जाएगी, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन जो महंगाई का दबाव है वो सरकार के खर्च पर, सरकारी बजट पर भी दिखेगा।